नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 8 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रीलिम्स का। उसमें फर्स्ट टॉपिक है लोकसभा पासिस मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल एमिड दिन। तो लोकसभा ने पास किया है मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल डिस्पाइट अपोजिशन प्रोटेस्ट। तो अपोजिशन से प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद भी पास किया। एनेबलिंग द स्टेट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। और बिल प्रेजेंट किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। और मणिपुर के लिए जो अमाउंट वो हुआ है सैंक्शन वो 30,969 करोड़ रुपीज़। फिर मणिपुर हैज़ बीन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल सिंस February 13, 2025 और पार्लियामेंट रिसेंटली एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट फॉर अनदर 6 months बियॉन्ड 13 अगस्त 2025। तो फिर अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया है। द हाउस पास्ड मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 2025 एंड मणिपुर GST अमेंडमेंट बिल 2025। अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड। तो आर्टिकल 356 के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल लगता है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आर्टिकल 110 की बात की जाए तो ये डिफाइन करता है मनी बिल को विच इंक्लूड्स अप्रोप्रिएशन बिल्स। फिर आर्टिकल 266 एंड 267 की बात की जाए तो ये कंसर्न्ड है विद कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड फ्रॉम विच एक्सपेंडिचर्स लाइक दिस आर मेड। तो कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड कौन से आर्टिकल में, 266 एंड 267 रेस्पेक्टिवली। फिर अप्रोप्रिएशन बिल की बात की जाए तो ये अथोराइज करता है गवर्नमेंट को टू विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट्स रूल है जो मणिपुर में वो इंडिकेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्या इंडिकेट करता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मैनेज्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नर अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल। तो मैनेज कौन करता है? गवर्नर डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल। फिर कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव्स देवदासी रिहैबिलिटेशन बिल। तो कर्नाटका स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है कर्नाटका देवदासी प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2025। जो देवदासी सिस्टम होते थे ना, जो पहले जो लड़कियां देवदासी का काम करती थी उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, तो ये रिप्लेस करेगा कर्नाटका देवदासी प्रोहिबिशन एंड डेडिकेशन एक्ट 1982 को। तो बिल का एम क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और रिहैबिलिटेट करना है विमेन एंड चिल्ड्रन एसोसिएटेड विद देवदासी सिस्टम। तो जो बिल है वो रिमूव करता है रिक्वायरमेंट ऑफ अ फादर्स नेम ऑन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देवदासी। मतलब पापा का नाम अब जरूरी नहीं रहेगा। चिल्ड्रन ऑफ देवदासीज कैन डिक्लेयर देयर मदर्स नेम एंड स्टिल अप्लाई फॉर डॉक्यूमेंट्स सच एज पासपोर्ट, पैन, आधार एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं मम्मी के नाम पे बस। अब देवदासी सिस्टम क्या है? एक एंशियंट प्रैक्टिस है, अब इलीगल हो गई, इन्वॉल्विंग द डेडिकेशन ऑफ यंग गर्ल्स टू टेम्पल्स ऑफन लीडिंग टू सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या होता था इस चक्कर में? सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो ओल्डर कर्नाटका देवदासी एक्ट है 1982 का, उसका लिमिटेड स्कोप था एंड वो फोकस करता था सिर्फ प्रोहिबिशन पे। दिस स्टेप अलाइंस विद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव ऑन राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन। जो अलाइन करता है NHRC एंड सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे। Similar efforts have been made in Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to tackle the Devdasi practice. ठीक है? Now next is Election Commission notifies Vice President polls. August 21 is the last date for filing nominations. तो आप सभी को पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धांकर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उसी के बाद अभी इलेक्शन कमीशन ने वाइस प्रेसिडेंट के पोल्स की डेट निकाली है और August 21 इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन। ओके, तो की हाईलाइट्स में देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज से, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें स्टेट्स के मेंबर नहीं होते लेकिन सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो इलेक्टेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन प्रोसेस यूजेज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कौन सा वोट सिस्टम यूज होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? प्रोपोर्शनल। लीगल प्रोविजंस में देखते हैं कि आर्टिकल 63 के हिसाब से क्या है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 66 के हिसाब से मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो किसके थ्रू होना चाहिए? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। आर्टिकल 67B के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। किसको रेजिग्नेशन देते हैं? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। रेजिग्नेशन जो है जगदीप धांकर जी की, उन्होंने मिड टर्म वैकेंसी क्रिएट की है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग प्रोफिलैक्सिस द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन हीमोफीलिया केयर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीधे आ जाओ की हाईलाइट्स में। तो हीमोफीलिया ए क्या है? एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब हेरिडिटरी वाइज चलता रहता है। वेयर ब्लड फेल्स टू क्लॉट, तो यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो इंडिया हैज़ एन एस्टिमेटेड हीमोफीलिया पॉपुलेशन ऑफ 1 to 1.5 लाख
येट ओनली 29,000 पेशेंट्स आर डायग्नोस्ड, और सिर्फ जस्ट 20% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस, तो जितने हमको लग रहे हैं कि कितने केसेस, उससे सिर्फ 20% ऑफ द केसेस डायग्नोज हुए हैं. Prophylaxis therapy involves regular infusion of clotting factor concentrates such as factor 8. तो ये जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, हम क्लॉटिंग फैक्टर को इंजेक्ट करते हैं. अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लेटलेट्स और प्रोटीन जो प्लाज्मा में होते हैं वो एक साथ काम करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट ओवर एन इंजरी. नहीं तो क्या होगा, हमारा ब्लड तो कंटिन्यूस फ्लो ही होता रहेगा ना, पूरा ब्लड ही निकल जाएगा, हमको दिक्कत आ जाएगी. तो एक कोएगुलेशन पाथवे होता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस नोन एज कोएगुलेशन पाथवे. फिर विटामिन के की बात करते हैं तो इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एज इट हेल्प सिंथेसाइज क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कोएगुलेशन. तो प्रॉपर कोएगुलेशन के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं. फैक्टर 8 क्या है, एक क्लॉटिंग प्रोटीन है जो एसेंशियल है ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड के लिए, एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोफीलिया ए. इसकी डेफिशिएंसी क्या चीज़ क्रिएट करती है, हीमोफीलिया ए डिसीज, अ जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर. ठीक है. फिर नेक्स्ट है एशिया रग्बी अंडर 20 चैम्पियनशिप बिगिंस टुडे इन राजगीर. तो एशिया रग्बी अंडर 27 चैम्पियनशिप 2025 राजगीर में स्टार्ट होने वाली है बिहार में, वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त 9 से 10 के बीच में. बोथ मेन और विमेन टीम रहेंगी एशिया से. द चैम्पियनशिप इज टेकिंग प्लेस इन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. तो ये लोकेशन दे दी. और कंट्रीज कौन कौन सी है, 7 कंट्री है, इंडिया, हांगकॉन्ग, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, मलेशिया, चाइना और कुछ और है, इसमें 7 का नाम लिखा है. पहली बार है कि बिहार में ये इंटरनेशनल रग्बी इवेंट हो रहा है इतना बड़ा. अब रग्बी सेवेंस इज एन ओलंपिक स्पोर्ट्स. तो ये क्या है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है जहाँ पे 7 प्लेयर एक साइड में खेलते हैं ओवर 14 मिनट्स. एशिया रग्बी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ रग्बी इन एशिया अंडर द वर्ल्ड रग्बी ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या है, ये राइजिंग पार्टिसिपेशन हो रहा है इंडिया का, पर्टिकुलरली कौन से स्टेट्स में, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं. नेक्स्ट इज बिहार म्यूजियम बाइनियल बिगिन्स विद एग्जीबिशंस फ्रॉम 10 कंट्रीज. तो बिहार म्यूजियम बाइनियल 2025 इनॉग्रेट हुआ बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी एट बिहार म्यूजियम पटना, शोकेसिंग आर्ट एंड कल्चरल एग्जिबिट्स फ्रॉम 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, श्रीलंका. द इवेंट एम्स टू प्रमोट ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज. तो क्या प्रमोट करता है, ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज एंड एनहांस बिहार्स ग्लोबल आर्टिस्टिक एंगेजमेंट. तो बिहार के ग्लोबल आर्टिस्टिक एंगेजमेंट को भी एनहांस करता है. की हाइलाइट्स की बात की जाए तो जो बाइनियल है वो एग्जिबिट करता है ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट. कौन कौन सी कंट्रीज से, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल. और थीम क्या है इवेंट की, म्यूजियम फॉर ऑल अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्सचेंज. क्या नाम है, म्यूजियम फॉर ऑल अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्सचेंज. की फैक्ट्स में आइएगा तो बिहार म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ था 2015 में, इज़ अ मेजर कल्चरल इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड यूथ अफेयर्स. जो बिहार म्यूजियम बाइनियल है, ये एक बाइनियल इंटरनेशनल इवेंट है जो प्रमोट करता है ग्लोबल म्यूजियम कोलैबोरेशन को. यूनेस्को के कन्वेंशन के बारे में बोला जाए तो ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, तो इंडिया इसकी सिग्नेटरी है. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज स्कीम फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. तो स्कीम फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में हम देखेंगे. तो इनिशियली ऑपरेशनल था 2013 से 16 में, विच एम्स टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट एंड स्ट्रेंथन इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. और ये एडमिनिस्टर किया जाता है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. अब 10 जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट. तो कुडियट्टम केरला, ईयर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा. रामलीला उत्तर प्रदेश एंड अदर हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, छाऊ डांस उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, मुडियट्टू केरला, संकीर्तन मणिपुर, सत्रिया आसाम, कव्वाली दिल्ली, नौटंकी नॉर्थ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ सलेश बिहार और दशावतार महाराष्ट्र, यूपी, दैट इज़ अ नेशनल इन्वेंट्री. ठीक है. उसके बाद आते हैं पंदाहार वारी एंड दशावतार हैव बीन एडेड टू नेशनल इन्वेंट्री रिसेंटली. ठीक है. तो अभी अभी ऐड हुए नेशनल इन्वेंट्री में. अब अपन बात करते हैं संगीत नाटक अकेडमी स्टैब्लिश हुई थी 1952 में और ये इंडिया की नेशनल अकेडमी है फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. पंधारपुर वारी ये क्या है, एक एनुअल पिलग्रिमेज है महाराष्ट्र में जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज जिनको वरकारीज बोलते हैं वो स्मॉल जो पंधारपुर टाउन है वहाँ जाते हैं लॉर्ड विट्ठल को वर्शिप करने के लिए ड्यूरिंग द अष्टदशी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ के टाइम जो एकादशी पड़ती है उसमें. फिर इंडिया सिग्नेटरी है यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन में जो सेफगार्ड करता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर है प्रीलिम्स वाला. फिर अपन मेंस में 2 एडिटोरियल्स पढ़ेंगे आज. फर्स्ट इज वर्ल्ड कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन बूस्ट क्लाइमेट चेंज. तो देखो ये वाला जो एडिटोरियल है ना इसके बारे में हमने 2 से 3 बार पढ़ चुका है तो इसलिए मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में बताऊंगी जिसमें कि आपका एक रिविजन हो जाए.
तो अभी क्या है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने एक लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन बोली है, जिसमें बोला है कि स्टेट्स का एक लीगल ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना क्लाइमेट चेंज को, ठीक है, क्लाइमेट सिस्टम को। तो डिसीजन ने, मतलब जो आईसीजे ने है वो अलग अलग जो ट्रिटीज़ है ना वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, कि उसको इंटरप्रेट किया है, जैसे UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। और कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन हाईएस्ट पॉसिबल एम्बिशन। ऐसा नहीं कि हमने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया, वो हाईएस्ट पॉसिबल एम्बिशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, जो इंडिया सपोर्ट करता है ना, इंडिया का यही है कि जो जितना पॉल्यूशन कर रहा है उसको उतना रिडक्शन में हेल्प करनी चाहिए, तो उसको रीअफर्म किया। फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ वर रिमाइंडेड ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। आईसीजे ने क्या किया, रिजेक्ट किया सेल्फ कंटेन्ड रिजीम आर्ग्यूमेंट, और ओपिनियन स्ट्रेस किया ह्यूमन राइट्स डायमेंशंस को, कि ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड होने चाहिए कोई भी एक्ट। अब ग्लोबल साउथ के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस है कि ग्लोबल साउथ जो स्पेसिफिकली स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वो एक की रोल प्ले करते हैं, मतलब उनके बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट वर्सली इफेक्ट नहीं होता। द डिसीजन एम्पावर्स डेवलपिंग नेशंस टू डिमांड स्ट्रॉन्गर एक्शन एंड रेजिस्ट अनइक्वल मिटिगेशन बर्डन्स। इट बूस्ट्स क्लाइमेट जस्टिस एंड ओपन्स द डोर फॉर स्ट्रैटेजिक लिटिगेशन, ठीक है, जैसे रिद्धिमा पांडे केस हुआ था इंडिया में। फिर वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो इंडिया एंड अदर ग्लोबल साउथ नेशंस हैं, उनको लेवरेज करना चाहिए आईसीजे के ओपिनियन को इन इंटरनेशनल फोरम, जिससे कि हम क्लाइमेट फिनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इक्विटी बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकें। हमको अपना डोमेस्टिक क्लाइमेट लिटिगेशन स्ट्रेंथन करना है बाय रेफरेंसिंग द आईसीजेस क्लैरिफिकेशन ऑन लीगल ड्यूटीज़। इंटीग्रेट करना है ह्यूमन राइट्स को एंड इक्विटी इंटू नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज़। डेवलप करना है नेशनल गाइडलाइंस ऑन ड्यू डिलिजेंस, और प्रमोट करना है रूल्स बेस्ड क्लाइमेट ऑर्डर विथ शेयर्ड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। आई होप ये आर्टिकल क्लियर है, और इसको हमने पहले भी पढ़ चुका है, तो आप लोग का एक शॉर्ट रिविजन हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो अभी एकदम करंट में चल रहा है, दैट इज़ वार्निंग बिल्स अनहर्ड। तो इसका पहले जो मैंने समरी लिखी है वो बता देती हूँ कि अभी किस रेफरेंस में ये आर्टिकल, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड्स आए उसके रेफरेंस में, उसके कॉजेज़ देखेंगे, और ये कैसे प्रिवेंटेबल डिजास्टर्स होते हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते तो ये प्रिवेंट नहीं हो पाते। UN सेंडाई फ्रेमवर्क देखेंगे, एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट देखेंगे, और इन सब चीज़ों को सस्टेनेबली सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो क्या है, अब आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो रिसेंट क्लाइमेट रिलेटेड कैटास्ट्रॉफ्स है, जैसे उत्तराकाशी उत्तराखंड में जो बहुत ज़्यादा हुआ, एवलेंच, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, उनने एक्सपोज किया है कि हमारा कितना अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है फ्रेजाइल हिमालयन रीजन में। तो जैसे बता रहे हैं कि 3 मेजर इंसिडेंट्स है, जैसे अगस्त 2003 में भागीरथी वैली में एक सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था हर्षिल में, और सेकंड क्लाउड बर्स्ट हुआ था शिमला में, और एक एवलांच हुआ था नागा में। वैसे ही सेंट्रल वाटर कमीशन और लोकल अथॉरिटीज़ ने रिकॉर्ड किया इंसिडेंट्स और बताया कि डैमेज बहुत ज़्यादा है। फिर 4 धाम हाईवे एक्सपेंशन की बात की जाए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो ऑकर हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एडहेरेंस नहीं है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके। फिर जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमेटी है ऑन 4 धाम प्रोजेक्ट, उन्होंने रिकमेंड किया है इन्वायरमेंटली सेफर रोड बिल्डिंग टेक्निक्स, लेकिन उनके सजेशंस को भी इग्नोर किया जा रहा है। वैसे ही वाडिया इंस्टीट्यूट, तो ये सब कॉजेज़ हुए बेसिकली। वैसे ही वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स बॉडीज़ ने बहुत पहले ही वार्न कर चुका है डीस्टेबलाइजिंग डेवलपमेंट के बारे में, बट उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भागीरथी वैली का हमने देख लिया। वैसे ही जब हम क्रॉनिक स्लोप इंस्टेबिलिटी, जैसे जोशीमठ में जब लैंड सिंकिंग हुई थी उस टाइम आया था कि क्रॉनिक स्लोप इंस्टेबिलिटी हो रही है। फिर केदारनाथ डिजास्टर 2013 वाला, चामोली ग्लेशियर 2021, तो ये क्या शो करते हैं, और अभी जैसे उत्तराखंड वाला, तो ये प्रिवेंटेबल डिजास्टर है, क्योंकि यदि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही रखेंगे, अपने डेवलपमेंट को सही रखेंगे, सस्टेनेबल रखेंगे, तो ऐसे डिजास्टर्स रुक सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट, ठीक है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, तो एनफोर्स करना है स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस को विद एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज एंड इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट को। कंस्टिट्यूट करेंगे हम हाई पावर्ड कमेटी विथ मोर साइंटिफिक ऑटोनॉमी और इंश्योर करेंगे रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड। प्रमोट करेंगे इको सेंसिटिव डेवलपमेंट मॉडल्स जो कि प्रायोरिटाइज करे लोकल इकोलॉजिकल नॉलेज को। हॉल्ट और रिवाइज मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन हाई रिस्क जोन, और करना भी है तो EIA के हेल्प से करो। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करेंगे और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएंगे, और शिफ्ट करेंगे फोकस में फ्रॉम रैपिड कनेक्टिविटी टू रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखो रैपिड के चक्कर में हम हैफेजार्ड करते हैं, तो रैपिड नहीं, हमको रेजिलिएंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है आप सभी को। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के, जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है।
तब तक आप लोग इस चीज़ों आज के जो मैंने अभी सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाया उसको रिवाइज़ करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।